आज वही बात है। और वो बात क्या है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ाई पे पूरा दिमाग लगाए रखें, क्योंकि इस मेहनत के बाद ही हमें फल मिलता है। जैसे प्लांट में हमने शुरुआत कहाँ से की थी? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से की थी। उसके बाद फिर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बनाए, उसके बाद फिर पॉलिनेशन कराया, फिर फर्टिलाइजेशन कराया और उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट कराया, और आज होते होते तब जाके प्लांट पर फ्रूट बनने की बात हम करने वाले हैं। यानी इतने सब करने के बाद प्लांट में फ्रूट फॉर्मेशन होती है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज छोटे छोटे टॉपिक हैं इस लेसन में। हमने डेवलपमेंट पढ़ लिया एम्ब्रियो का, डाइकोट में, मोनोकोट में, और उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, और उनमें से एक टॉपिक फ्रूट है। हम फल की बात करें तो आज हम पहले फ्रूट पढ़ेंगे और फिर फ्रूट्स के बाद फिर हम सीड्स पढ़ेंगे, और सीड्स के बाद फिर हम सीड डोर्मेंसी पढ़ेंगे, और ऐसे कर करके ये लेसन कंप्लीट होने जा रहा है। और पीडीएफ आपके पास पहुंच ही गई है। कल आपके पास बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, और कल ही आपके पास नीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंच जाएंगे जिनको आपको सोल्व करना है। और उसके बाद हम परसों डिस्कस करेंगे, एक दिन हम डिस्कस करेंगे बोर्ड वाले क्वेश्चन भी और नीट वाले क्वेश्चन भी। जिन बच्चों के डाउट्स हैं वो आप मुझे भेज दें, ताकि मैं उनको क्लास में सबके साथ डिस्कस कर सकूं, सब बच्चों को उसका फ़ायदा हो सके। तो अगर कोई भी अभी तक पढ़ाई में आपको दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन मिल चुके हैं जो डिस्कस करने हैं, वो हम तभी बोलेंगे जब हमें मिलेंगे। बच्चों के बात कर नाम लेके बोलेंगे कि इस क्वेश्चन के प्रायोजक लल्लू सिंह बिल्लू सिंह हैं और उनको इसमें ये प्रॉब्लम है। तो हो सकता है उसमें से आप भी उसकी प्रॉब्लम हो और आपको दूर हो जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रूट फॉर्मेशन की, फ्रूट्स। देखिए, आप सब जानते हो कि फ्रूट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और फ्रूट की फॉर्मेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही होती है। सीड तो जिम्नोस्पर्म बनता है लेकिन वहाँ फ्रूट नहीं बनता। तो फ्लावर, फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म में होती है, जिम्नोस्पर्म में केवल सीड की फॉर्मेशन होती है। सीड गारंटी, मैं फ्लावर की, फ्रूट की बात कर रहा हूँ, फ्लावर की बात कर रहा हूँ। तो फ्लावर एंजियोस्पर्म बनता है, फ्रूट एंजियोस्पर्म बनता है, सीड एंजियोस्पर्म के साथ साथ जिम्नोस्पर्म में भी बनता है। तो हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, और फ्रूट फॉर्मेशन अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ओवरी है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट कहलाती है। तो राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, और इसकी फॉर्मेशन हमेशा आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है। जो फ्रूट्स हैं इनकी स्टडी के लिए हमने एक अलग ब्रांच बनाई है, नाम है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इसलिए फ्रूट्स क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। आप जो फ्रूट्स की स्टडी करके देख सकते हो, ये तो हम कह रहे हैं आपको कि फ्रूट हमेशा आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा और ओवरी से बनेगा। कुछ फ्रूट्स आप डायरेक्ट खाते हो, और कुछ फ्रूट्स को आप जो वेजिटेबल है उसकी फॉर्म में खाते हो। ऐसा नहीं कि सारे फल जो हैं वो, हम फल जो फ्रूट्स की बात करें वो डायरेक्ट खाए जाते हैं। कुछ फ्रूट्स को हम कुक करके खाते हैं, उनको बोलते हैं वेजिटेबल। उनको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेबल बोलते हैं। तो द फ्रूट्स विच आर यूज्ड आफ्टर कुकिंग दे आर कॉल्ड वेजिटेबल्स, हैं वो फ्रूट ही। और जिनको हम बिना कुक करे खा सकते, डायरेक्ट खाते हैं, तो हम जनरली फ्रूट्स बोलते हैं। तो वो भी फ्रूट्स हैं, पर हमने अपने लिए एक नया वर्ड अपने आप सोच लिया कि भाई ये तो फ्रूट है और ये वेजिटेबल है। लेकिन वेजिटेबल में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। आप ब्रिंजल खा रहे हो, उसका फ्रूट खा रहे हो। आप टोमेटो खा रहे हो, उसका फ्रूट खा रहे हो। ठीक है? तो ये नहीं कि फ्रूट्स केवल वही जो आप आम और गुआवा की बात करते हो वही आपके फ्रूट्स हैं। सो मेनी फ्रूट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। अब तो फ्रूट्स की स्टडी क्या कहला रही है? पोमोलॉजी कहला रही है। और डेवलपमेंट के बेस पर, ऑन द बेसिक डेवलपमेंट, फ्रूट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। डेवलपमेंट के बेस पर 3 तरह के फ्रूट्स होते हैं, और हर फ्रूट किससे बना है? ओवरी से बना है। फ्रूट किससे बना? ओवरी से बना है। तो राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी, मैच्योर और राइपेंड और मैच्योर ओवरी इज फ्रूट। ठीक है? और जो फ्रूट है, ओवरी है, उससे डेवलप होती है
ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट बॉल। जो ओवरी है, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट बॉल, वो फ्रूट बॉल में डेवलप होती है और उसको बोलते हैं पेरिकार्प। ओवरी डेवलप होगी पेरिकार्प में, जिसको हम फ्रूट बॉल बोलते हैं। और जो पेरिकार्प है यानी फ्रूट बॉल है, इसके 3 सब पार्ट हैं। पेरिकार्प 3 सब पार्ट होते हैं। यानी पहले पेरिकार्प बना और पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो गया एपिकार्प में, मीजोकार्प में, मीजोकार्प और एंडोकार्प। यानी पेरिकार्प 3 सब पार्ट हैं। पूरा फ्रूट एक तरह से पेरिकार्प है और उसके 3 सब पार्ट हैं जिनको हम एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प बोलते हैं। आप एक मैंगो का एग्जांपल हो, क्योंकि घर में आजकल काफ़ी आ रहे हैं, आप उनको काट के भी खाते हो और आप उसका मैंगो शेक बना के भी लपेट रहे हो और मज़ा आ रहा है। तो मुझे तो मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट है, अच्छा लगता है और बहुत लोगों को लगता है, लगना भी चाहिए। काफ़ी कंटेंट है, अच्छा कंटेंट शुगर का, कार्बोहाइड्रेट भी है और विटामिन और मिनरल्स भी ठीक ठाक है, इसलिए एक अच्छा फ्रूट है। और वैसे भी मैंगो फ्रूट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, अच्छा लगना चाहिए। मैंगो फ्रूट इंडिया का नेशनल फ्रूट है और 10,000 वैरायटी, सॉरी 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो फाउंड इन इंडिया और हर वैरायटी का अलग टेस्ट है। ठीक है, तो मैंगो की बात ऐसे भी कर रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि फ्रूट बॉल एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प है। अब मैं मैंगो का एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। जब मैंगो आता है तो आप उसका छिलका उतारते हो, वो उसका एपिकार्प है। आप उसका फ्लैश गूदा खाते हो, उसका मीजोकार्प है। और अंदर जो गुठली है, उसका सीड है, वो उसका एंडोकार्प है। ये बहुत कॉमन एग्जांपल हो गया। यानी जनरली एपिकार्प स्किन छिलके की फॉर्म में होता है, मीजोकार्प गूदे की फॉर्म में होता है और एंडोकार्प जहाँ पर सीड होते हैं उस फॉर्म में होता है। जहाँ पर सीड होते हैं वहाँ पर एंडोकार्प होता है। ठीक है, हर फ्रूट में ऐसे होता है, वो अलग बात है कि इतना क्लियर डिफ्रेंशिएशन ना हो, लेकिन एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प सभी फ्रूट्स में होता है। और यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता था पहले, अब तो नहीं, कोई टाइप्स नहीं है। किसी फ्रूट का सारे पार्ट खाए जाते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। अब आप गुआवा खाते हो तो आप पूरा ही खा जाते हो, थोड़ी उसका कुछ पार्ट अलग करते हो, जिसका पतला सा कुछ लोग कर लेते होंगे, लेकिन जनरली ऐसे खा रहे हैं, उसका ज़्यादा टेस्ट अंदर नहीं है। तो गुआवा का मीजोकार्प, एपिकार्प भी खाते हैं, मीजोकार्प, एंडोकार्प भी खाते हैं। घर में जो आपके ब्रिंजल आया, बैंगन आया, उसको आप ऐसे काटते हो, उसको भी पूरा खाते हैं। तो अगर हम उसके स्किन को अलग नहीं करते तो हम उसका एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प तीनों खा रहे हैं। टोमेटो में पूरा सारा पार्ट खाते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प सब कुछ खा जाते हैं। लौकी में ऐसा नहीं, हम एपिकार्प अलग करते हैं और मीजोकार्प, एंडोकार्प खाते। तोरी में वैसे ही होता है। तो अब मैं कोई आपसे पूछे कि मैंगो का कौन सा पार्ट खाते हो, आप मीजोकार्प खाते हो। आपने एपिकार्प खा दिया, एंडोकार्प फेंक दिया और मीजोकार्प खा के बैठ गए। और उसी मीजोकार्प से आप क्या बनाते हो, मैंगो शेक बनाते हो। ये थोड़ा सा मैंने वो बता दिया कि जो पेरिकार्प है वो टोटल फ्रूट है, उसके तो 3 पार्ट हैं जिनको हम एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प बोलते हैं। किसी फ्रूट के सारे पार्ट खा जाते हैं, किसी का एपिकार्प खाया जाता है, किसी का मीजोकार्प, किसी का एंडोकार्प भी खाया जाता है। कुछ फ्रूट्स के हम सीड खाते हैं, उसमें सीड निकाल खाते हैं, तो उसका एंडोकार्प हुआ। जैसे आपके यहाँ पॉमग्रेनेट आता है, उसका आप एपिकार्प, मीजोकार्प छोड़ देते हो और एंडोकार्प उसका सीड वाला पार्ट खाते हो। एडिबल पार्ट की बात हो गई। अब मैं डेवलपमेंट के बेस पर बात करूँगा। डेवलपमेंट के बेस पर 3 तरह के फ्रूट्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। हम एक एक की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे ट्रू फ्रूट्स। मैं नाम बताऊँ, 3 फ्रूट टाइप कौन से हैं। ट्रू फ्रूट्स, नंबर 1 है ट्रू फ्रूट्स, नंबर 2 है फॉल्स फ्रूट और नंबर 3 है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ये 3 तरह के फ्रूट्स होते हैं डेवलपमेंट के बेस पर। देखिए, अगर कोई फ्रूट का डेवलपमेंट केवल ओवरी से होता है, वो ट्रू फ्रूट्स है।
डेवलप्ड ओनली फ्रॉम ओवरी, डेवलप्ड ओनली फ्रॉम ओवरी, केवल ओवरी बोल होती है, डेवलप्ड ओनली फ्रॉम ओवरी। अगर कोई फल केवल ओवरी से बन रहा है तो वो ट्रू फ्रूट, और मोस्ट ऑफ फ्रूट्स आर ट्रू फ्रूट्स हैं, उनमें केवल ओवरी यूज होती है, बाकी पार्ट यूज नहीं होता। अब आप मैंगो की बात कर रहे हो, वो भी ट्रू फ्रूट्स है, आप गुआवा की बात तो वो भी ट्रू फ्रूट्स है, आप ब्लैकबेरी की जामुन की बात तो वो भी ट्रू फ्रूट्स है। तो ये ज़्यादातर ट्रू फ्रूट्स हैं, उनमें केवल ओवरी का पार्ट यूज होता है। तो क्या समझ में आया आपको कि मैंगो है, गुआवा है और ब्लैकबेरी है, आलमंड है, ये सब ट्रू फ्रूट्स का एग्जाम्पल, इनमें केवल ओवरी यूज होती है, और इनमें एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प तीनों पार्ट होते हैं। ये तो एग्जाम्पल मैंने बोल दिया आपको, और ये भी हो गया कि केवल ओवरी डेवलप होंगे। अब वे फ्रूट्स, देखिए यहाँ पर हम डेफिनेशन को गलत पढ़ते हैं, हम 4 जो फ्रूट्स हैं उनकी डेफिनेशन गलत पढ़ते हैं। हम ये बोलते हैं, जनरली ये पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखा हमने लिखा हुआ भी बुक्स में भी, द फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड अदर देन ओवरी आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। गलत डेफिनेशन है। देखिए ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जिसमें ओवरी इन्वॉल्व ना हो। तो वे फ्रूट जिनमें ओवरी के साथ साथ फ्लावर का कोई दूसरा पार्ट भी यूज होता है, वो फॉल्स फ्रूट है। ओवरी तो होगी, ओवरी के साथ फ्लावर का कोई दूसरा पार्ट अगर यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। यानी ओवरी प्लस एनी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अगर यूज हो रहा है तो वो फॉल्स फ्रूट है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, डेवलप फ्रॉम ओवरी एंड एनी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, एनी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो वो फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हैं इसके एग्जाम्पल? एप्पल है, एप्पल इसका एग्जाम्पल है फॉल्स फ्रूट का। पियर, नाशपाती इसका एग्जाम्पल है, पियर। जैक फ्रूट, कटहल से बोलते, जैक फ्रूट, कटहल इसका एग्जाम्पल है। और मलबेरी, शहतूत इसका एग्जाम्पल है, मलबेरी। और कैशूनट इसका एग्जाम्पल है। ये सब फॉल्स फ्रूट हैं, इनमें ओवरी के साथ साथ फ्लावर का दूसरा पार्ट भी यूज हो रहा है। और थोड़ा सा मुझे कहना पड़ेगा आपसे कि बार बार आज हमारी लाइट आ रही है, जा रही है, तो बीच बीच में क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और कल ये लेक्चर एक्चुअली कल भी हमने किया था, लेकिन कल किसी वजह से जो हमारा सिस्टम काम नहीं कर पाया, हमें फिर दोबारा से उसको लाइव करना पड़ रहा है। तो ये कुछ समस्या रहेंगी। जैसे लॉकडाउन खुलेगा, देखिए कभी कोई तो डर लग जाता है, पता नहीं क्या होगा। सारी दुनिया ऐसे हो रही है कि किसी मिल नहीं सकते, कोई घर में आने की बात नहीं कर सकते, भाई आप आ जाओ, मिलने मन तो करता है लेकिन ये नहीं कह सकते। जैसे आप लोगों से ही हमारा बहुत इंटरेक्शन है, आप बहुत सारे बच्चों से, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, नए भी हो गया, और लेकिन आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। और फिर ये सोचते हैं कि मिलना बाद की बात है, लेकिन आपको सब्जेक्ट में परफेक्ट होना पहली बात है। मैं तो यही कहता हूँ कि ठीक है, वो भी एक मिसिंग पार्ट तो है, चूँकि हमारे जो बच्चे हैं वो कमाल के हैं, बिल्कुल मस्त हैं, खुश हैं, और उनको खुश देख के हमें और खुशी होती है। पर क्योंकि वो खुशी का एहसास हमें कम हो रहा है, क्योंकि आप बहुत दूर हो, लेकिन हमारे मन से दूर नहीं है। भले आप दूर बैठे हों, लेकिन मन वही है कि हमारे बच्चे बिल्कुल कामयाब हों, और आप हम ऐसे हंसते खेलते हुए देखना चाहते हैं। और वो हंसते खेलने की जो थीम है तभी बनी रहेगी जब हमारा सेक्शन होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, बोर्ड में हम अच्छी परफॉर्म करेंगे और नीट में हम पार कर जाएंगे। तो इसी विश के साथ कि आप खुश रहें। फिर से हम वापस आ रहे हैं, फलों की बात कर रहे हैं। आप खूब खाएँ, क्योंकि हर फल से कुछ ना कुछ मिलता है। जो सीजन में फल आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनसे इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है। अगर आप फल नहीं खाएंगे तो इम्यून सिस्टम उतना बूस्टअप नहीं होगा। प्रोटीन और फ्रूट्स इम्यून सिस्टम को परफेक्ट करने में बहुत मदद करते हैं। अब हम बात करेंगे, तो हमारा क्लियर हो गया कि ये सब फॉल्स फ्रूट हैं। तो मुझे बताना है
कि ये फोर्थ ओवरी के साथ इनमें कौन सा पार्ट यूज हुआ है। भाई मैंने कहा ओवरी के साथ कोई ना कोई एडिशनल पार्ट यूज होता है, तो मैं मिटा के बाद लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इनमें किसमें कौन सा पार्ट यूज हुआ है। थैलेमस, अगर मैं बात करूँ थैलेमस की, थैलेमस आप पता है कि थैलेमस रिसेप्टिकल का अपर पार्ट, रिसेप्टिकल अपर पार्ट है जो खुला हुआ होता है, और थैलेमस से ही फ्लावर के सारे पार्ट अटैच रहते हैं। तो ये थैलेमस जो है वो सेलेक्ट हो जाता है एप्पल एंड पियर। एप्पल और पियर में थैलेमस से खाने वाला पार्ट बनता है। जो आप खा रहे हो पार्ट वो ओवरी से नहीं बना, वो थैलेमस से बना है, और उसके अंदर ओवरी वाला पार्ट होता है। जब आप एप्पल खाते हो तो खाते खाते में अंदर तक चुहा से निकल आता है, जैसे आप खाते नहीं चुहा से निकल के आता है, वो उसका ओवरी वाला पार्ट, उसमें एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प तीनों हैं। पर चूंकि उस पार्ट में कोई न्यूट्रिटिव पार्ट स्टोर नहीं है इसलिए उसे खाते नहीं है, और जो न्यूट्रिटिव पार्ट है वो बना है थैलेमस से। तो मैं क्लियर हो गया कि एप्पल और पियर में थैलेमस जो है वो एडिबल पार्ट है। और पेरियंथ मलबेरी में है, जो शहतूत अभी आए हुए हैं आप खा सकते हो, ये बड़ा शुगर का अच्छा कंटेंट है, और वो उसमें जो एडिबल पार्ट है वो मलबेरी से बना, पेरेंट से बना है। तो मलबेरी का एडिबल पार्ट उसके पेरेंट से बना है, और पेरेंट आप मिस कर रहे हो, आपको याद नहीं आ रहा है, आपके चेहरे बता रहे हैं, लेकिन पेरेंट याद करने के लिए आपको जाना पड़ेगा 11th में, और टॉपिक था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और वहाँ पे एक फैमिली थी लिलिएसी, जिसको मैंने कहा था ऑनियन और गार्लिक फैमिली बोलते हैं, लिली फैमिली बोलते हैं। उस फैमिली में सेपल और पेटल कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं, कलर में भी, शेप में भी, साइज में भी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये उसका सेपल या पेटल है। तो जब सेपल और पेटल आइडेंटिकल होते हैं, कॉमन होते हैं, उनको बोलते हैं पेरियंथ। तो वहाँ पे पी वर्ड आया था, पेरियंथ वर्ड आया था, और जब मैंने फॉर्म लिखा होगा ऑनियन का, वहाँ लिखा P3+3, 3 सेपल देना, 3 पेटल देना है। तो उसी पेरेंट से मलबेरी में एडिबल पार्ट बनता है, शहतूत में एडिबल पार्ट बनता है। अब देखिए पेडंकिल वो स्ट्रक्चर जिसपे फ्लावर लगे होते हैं पेडंकिल है। पेडिसल फ्लावर का डंठल होता है, और पेडंकल पूरे इन्फ्लोरेसेंस का होता है। और जो कैशूनट है इसमें पेडंकिल से उसका एडिबल पार्ट बनता है। जो उसके इन्फ्लोरेसेंस की ब्रांच है, वो स्टॉक है, उससे उसका एडिबल पार्ट बनता है, इसलिए भी फॉल्स फ्रूट हो गया। और अगर मैं कहूँ एंटायर इन्फ्लोरेसेंस, पूरे फ्रूट्स, वो फ्लावर, एंटायर इन्फ्लोरेसेंस किसमें फ्रूट में कन्वर्ट होता है, वो जैक फ्रूट है, कटहल है, और पाइन एप्पल है। मैं पाइन एप्पल वहाँ लिखा, मुझे पाइन एप्पल। तो ये फॉल फ्रूट इसलिए है कि इनमें ये एडिशनल पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, और इन्हीं से उसके खाने वाला पार्ट बन रहा है। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प वहाँ सब कुछ है, लेकिन जो हम इसको खाते हैं वो पार्ट उसका ओवरी के बजाय डेवलप हुआ है डिफरेंट पार्ट से, इसलिए वो फॉल्स फ्रूट है, स्यूडो फ्रूट्स। तो आई होप कि ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए। अब थर्ड टाइप के फ्रूट की बात करूँगा, जिनका ये आपको अच्छी तरह चाहो तो अच्छा है, तो कौन सा पार्ट हुआ है। हालांकि एम्स में और ज़्यादा बोलता आपको, पर कोई एम्स नहीं है, आपको नीट है, वहाँ तो कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, और मैंने आपको ये बता दिया कि उनमें एडिशनल पार्ट कौन सा है। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। लेकिन कुछ बच्चों का मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। कनिष्का जी, आपको भी मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आप नहीं पूछ रही हैं, जबकि आप बहुत अच्छी बच्ची हो। और अनुभव आपको पूछने हैं, और चैतन्य आप तो सुपर हीरो हो बैच के, नहीं कह रहा आप ही हो, मतलब आप तो हीरो ही हो। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं, सब एक जैसे ही हैं।
तो आप भी कुछ नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप ये कहें मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ नहीं रहे हैं। मैंने 3 नाम तो वैसे बोले, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, सबके नाम लूँगा तो टाइम वेस्ट होगा। लेकिन चाहे वो ये इनके नाम हो जिनके नाम नहीं मैंने लिए, वो गरिमा हो, दीपिका हो या संजनाएँ हो, हम सबकी बात कर रहे हैं। संजना इसलिए बोलते हैं कि संजनाएँ हमारे यहाँ 2 हैं, बल्कि 3 हैं तो संजनाएँ, तो इसलिए संजनाएँ हम बोले, संजनाएँ। तो ये सब आप बिल्कुल ऐसे करो। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि अच्छा वक्त नहीं है दुनिया के लिए, लेकिन हम अपने लिए उस अच्छे वक्त में कन्वर्ट कर सकते हैं, अच्छे टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें मेहनत करनी, इसको लर्न करना, याद करना है। ठीक है। और अब हम और आगे बात करेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की बात हम कर रहे हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कौन से हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ये 3rd टाइप के फ्रूट्स हम बात बोल रहे हैं। ये 3rd टाइप के हैं। पहला हो गया ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट, और नंबर 3rd है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। देखिए, ऐसे फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी डेवलप हो जाते हैं। द फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। लो, कमाल हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है, लेकिन अगर बिना फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाए तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, दैट वी कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में सबसे पहले बताने वाले नोल हैं। नोल फर्स्ट टाइम टोल्ड अबाउट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। उन्होंने कहा था कि कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या वर्जिन फ्रूट, कुआरा फ्रूट। बिना शादी के, मैं आगे नहीं बोलूँगा, डेवलपमेंट हो गया है और कहलाएगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इन फ्रूट्स को आप पहचान सकते हो, बाहर से नहीं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर ऑलवेज सीडलेस, ये सीडलेस होते हैं, फिर टेस्ट इनका अच्छा होता है, और इसलिए आजकल तो हम आर्टिफिशियली भी इनको डेवलप कर रहे हैं। हमें क्या समझ में आया कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं। नोल ने इनको बारे में बताया था, और ये फ्रूट सीडलेस होते हैं। आपने कई बार घर पे एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप कई बार पपीता काटते हो उसमें एक भी सीड नहीं निकलता, कई बार, ये हर बार ऐसा होगा, बाई चांस है तो पार्थेनोकार्पिक है। और जब आप आरिश घर के बहुत सारे काम कर लेते हैं, तो आरिश जब नींबू काटते हैं तो कई बार उसमें ये बीज ढूंढते रहे, सीड ढूंढते रह जाते, निकले नहीं कोई। तो आरिश बाबू अनाउंस कर दो कि ये नींबू, ये लेमन पार्थेनोकार्पिक है, इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और सीड का डेवलपमेंट हो गया है। तो ये सीडलेस होते हैं, टेस्टी होते हैं। अब कुछ प्लांट्स में ऑक्सीजन का स्प्रे कर दें हम, जब फ्लावरिंग हो रहा है उस टाइम ऑक्सीजन स्प्रे कर दें। कुछ में जिबरेलिन, सब में एक जैसा नहीं होगा, कुछ में जिबरेलिन स्प्रे कर दें, या कुछ में साइटोकाइनिन हार्मोन का स्प्रे कर दें, तो उनमें पार्थेनोकार्पी इंड्यूस हो जाती है। क्या इंड्यूस हो जाएगा? पार्थेनोकार्पी अपीयर हो जाएगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, दैट इज ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, वी कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी आर्टिफिशियली, और इसका हम कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं। अब देखिए, एक स्टोन नट है जिसे बेल पत्थर बोलते हैं, और आजकल आई हुई है, वो इसका सीजन है, गर्मी में आती है, उसमें भी काफ़ी कार्बोहाइड्रेट, काफ़ी एंजाइम्स है, काफ़ी डाइजेस्टिव होती है, और उसका जूस बना के पीते हैं। लेकिन मुझे इसलिए गड़बड़ लगती है, जहाँ आप उसका अच्छा कंटेंट आता है, उसका फ्लैश आता है, वहीं उसमें बीज घुसे रहते हैं, और उन बीज के आसपास बिटर म्यूसिलेज होता है, कड़वा म्यूसिलेज होता है। क्यों? कि भैया फ्लैश तो खाले, बीज नुकसान मत कर दो, ये ताकि बीज नुकसान ना हो, उनको फेंक दे तू, तो इनका डिस्पर्सल हो जाएगा। मैंने पहले कहा था कि प्लांट फ्रूट क्यों बनाता है, पहले भी कहा, ये कल कहा था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, और कल लेसन हमारा वॉश आउट हो गया, दोबारा करना पड़ रहा है। तो प्लांट फ्रूट बनाता क्यों है?
ये लालच है एनिमल को कि तू मेरे फल खा, इसमें न्यूट्रिशन है, और मेरे बीजों को डिस्पर्स कर दे, फेंक। आप भी तो ये करते हो कि आपने आम खाया और फल आपने सीड आपने फेंक दिया, पता नहीं कहाँ जाके जर्मिनेशन होगा। ये तो हम अब ये तो हम घर की बात, इंसान की बात, लेकिन जो फॉरेस्ट वहाँ क्या होता, एक एनिमल ने यहाँ फल खाया और पता नहीं कहाँ जाके बीज छोड़ा, वहाँ पर जर्मिनेशन हो गया उसका। तो इससे जो प्लांट है उसके सीड का डिस्पर्सल होता है। कितना उसमें स्ट्रेटेजी बना रखी है उसने कि मैं फल बनाऊंगा, किसी एनिमल खाएंगे और खाने के साथ साथ मेरे बीज को डिस्पर्स कर देंगे। तो नेचर का तो कमाल है ऐसा। तो रोहन बाबू, कमाल नेचर का भी है, आप समझे ना, नेचर का कमाल है, क्योंकि उसने इतना स्ट्रेटेजिकल सब चीज़ बना रखी हैं कि उसमें उसे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इंसान है कि वो अपने आप भी कन्फ्यूज, नेचर को कन्फ्यूज कर दिया, मैं क्या करूँ, हर चीज़ में घुस घुस के सत्यानाश करता जा रहा है। लॉकडाउन का बुरा तो ये है कि हम सब घर में अंदर हैं। अच्छा ये भी है कि एनवायरनमेंट को बहुत राहत मिल रही है। आपने शायद स्टार्स अब देखे होंगे स्काई में कि स्टार्स भी निकलते हैं। पहले क्या था, लोग क्लियर होता था, हम गांव में घर में रात में लेटते थे तो हम स्टार्स गिनते थे कि कितने जगह बदल रहे हैं, और मम्मी बोलती थी कि भैया स्टार्स गिनो मत, देखो टूटता तारा मत देखो, अपशकुन हो जाएगा, मामा के ऊपर भारी पड़ता है। उसका मतलब क्या था कि हम सो जाएँ, वो दोनों साइड देते ताकि हम ना देखें, सो जाएँ। और वो गिनने लगे, एक हो गया, एक हो गया और एक हो गया, तो हम जगे रहेंगे। तो उन डरा दिया हमें कि भारी मामा के ऊपर और तुम सो जाओ। तो पुराने कंसेप्ट बिल्कुल अलग हैं, लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं और बिल्कुल साइकोलॉजिकल हैं। और अब ना कोई साइकोलॉजी है और ना ही कोई मोरल है। अब तो बस ये कि मुझे क्या फ़ायदा हो, मेरा फ़ायदा क्या है, ये था मेरा फ़ायदा क्या है। तो अगर हर कोई अपना फ़ायदा देखने लगेगा तो फिर तो सोसाइटी बचेगी नहीं। तो आपसे तो हमें उम्मीद है कि आप सबका फ़ायदा देखोगे और अपना भी देखो, मैं नहीं कहता, लेकिन सबका भी देखोगे। केवल अपना देखोगे तो इंसान नहीं कहलाओगे, हम नहीं इंसान कहलाएंगे अगर हम केवल अपना ही सोचते हैं। तो ये एडिशनल बात हम बताते रहेंगे क्योंकि आपसे हमें काफ़ी उम्मीद है कि आप अच्छे बच्चों में से हैं। तो पार्क में काफ़ी फ्रूट सीडलेस होते हैं, ठीक है, और टेस्ट मीठा होता है। अब हुआ क्या कि ध्रुव जैन ने क्या करा कि डॉक्टर बन गए, और डॉक्टर बनने के साथ ये एक्सपेरिमेंटिव हैं, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन्होंने क्लिनिक खोल लिया अपना और अपने सर्वेंट से कहा कि देखो एक नया प्लॉट मैंने लिया है और वहाँ पर पोमग्रेनेट के पेड़ लगाओ, अनार के पेड़ लगाओ, मुझे बड़े पसंद है और मैं मार्केट बेचूंगा और पैसा कमाऊंगा। लगा दिए, फ्लावरिंग हुआ और तुरंत कहा कि इनके ऊपर स्प्रे कर दो जिब्रेलिन का और बिना फर्टिलाइजेशन में फ्रूट बन जाएंगे। स्प्रे हो गया, फ्रूट बन गए। और फिर कहा सर जाओ इन्हें फ्रूट मंडी में जाके बेच पाओ। लोगों ने खरीदे और नौकर के सर के ऊपर भी अनार बम फोड़ दिया। और सर्वेंट ने कहा कि मेरी गलती नहीं, मुझे तो मेरे मालिक ने भेजा, भैया डॉक्टर साहब ने भेजा, ध्रुव जैन ने भेजा। उन्होंने कहा चलो उसके पास चल रहे हैं। और फिर उन्होंने आके जो वो पोमग्रेनेट थे, अनार थे, वो डॉक्टर साहब के सर पे फोड़ दिए। क्यों फोड़े? क्योंकि उनमें सीड तो थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने डेवलप किया था पार्थेनोन कार्पी से, और पार्थेनोन कार्पिक फ्रूट सीडलेस होते हैं। तो मुझे बताना था कि जिन प्लांट्स के सीड कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके सीड यूज होते हैं, उनमें पार्थेनोन कार्पी हार्मफुल होगी, क्योंकि उनमें सीड को आप खाना तो सीड है ही उसमें। तो बम तो फूटे गए, डॉक्टर साहब तो पिटेंगे। इसलिए आप ये भी देख लीजिए, जिस प्लांट में आप पार्थेनोन कार्पी यूज करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं से सीड तो यूज नहीं होते, तो फिर वो हार्मफुल हो जाएगा। तो हम किसी भी ज़्यादातर फ्रूट में पार्थेनोन कार्पी यूज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन, तो सीडलेस होंगे। अब इसके आगे हम अगला टॉपिक बात करेंगे, वो टॉपिक है सीड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सीड। सीड्स, अब देखिए, सीड्स इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ सेक्रोटॉक्सिन इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें जो सेक्रोटॉक्सिन है उसका अल्टीमेट रिजल्ट सीड होता है।
और हर सीड में 3 पार्ट होते हैं। एवरेज सीड है 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट हैं? जिनको हम बोलते हैं सीड कोट। तो हर सीड में सीड कोट होगा। फिर बोलते हैं हम कोटिडॉन, और फिर बोलते हैं एम्ब्रियो। ये 3 पार्ट हर सीड में होते हैं। एवरेज सीड है 3 पार्ट्स। ये तीनों पार्ट हर सीड में होंगे। ठीक है। अब सीड कोट हुआ, कोटिडॉन हुआ, एम्ब्रियो हुआ, और एक मैं और बता दूँ आपके पास, मुझे आपसे और बोलना है। देखिए बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं, क्योंकि ग्रुप का मैं खुद एडमिन नहीं हूँ, मैंने बच्चों की जिम्मेदारी सोच रखी है। हमें लगता है हमारे बच्चे बहुत जिम्मेवार हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, जो पुराने हैं, नहीं छोड़ो, जो पुराने हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में उनको भी ऐड कर लो। एक दो फिर मुझे शिकायत करता है आपने बताया नहीं, और मैं कैसे बताऊँ। तो आपके संगे साथी जो भी हैं, देखिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस में कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो हम दूसरे कर सकते हैं बुरे वक्त में करना चाहिए। बुरे वक्त में करना चाहिए। अच्छे वक्त में करने वाला तो बहुत अच्छा होता है, बुरे वक्त में महान होता है, ग्रेट होता है। क्योंकि अच्छे में तो कोई भी करता है, बुरे वक्त में करने वाले बहुत कम होते हैं। जो भी हमारे आसपास हमारे दोस्त हैं उनको आप बताइए कि वो इस क्लास को अगर उनको अच्छा ज्वाइन, मैं बात हमेशा कहता हूँ अच्छा लगे, और उनको समझना ज्वाइन करें। ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं है। खाना और पढ़ाई दोनों में बहुत ईमानदार होना चाहिए। हमें वही पढ़ना चाहिए जहाँ हमारे समझ में आ रहा है, हमारा काम पूरा हो रहा है। समझ में आना भी एक बात हो सकती है, समझ में आना प्लस जहाँ पर हमारा पर्पज़ पूरा हो रहा है वो हमें ज्वाइन करना चाहिए। हमें वही खाना खाना चाहिए जो हमारे लिए सुटेबल है। फ्री खाना खराब बिल्कुल ना खाएं। जैसे आप सुन रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में पुराना सड़ा हुआ स्मेल वाला खाना मिलना ना खाएं, पेशेंट और बीमार हो जाएगा। तो याद रखो, एजुकेशन में और न्यूट्रिशन में क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल है। इनके साथ कंप्रोमाइज़ ना करें। मैं कभी नहीं कहता कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ भाई हो सकता है, मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ ईमानदारी से। और ऐसे नहीं कहते भाई मैं ही करता हूँ, बहुत लोग कर रहे हैं, सब लोग अच्छे हैं। दुनिया में बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, अच्छे लोग हैं, कभी कम हैं लेकिन हैं। तो आप भी किसी के लिए अच्छा बने, और अच्छा बनने का मकसद क्या है कि आप किसी को बता सकते हो कि भाई ऐसे यहाँ से पढ़ ले, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं और तू भी ऐसे पढ़ ले। और उसके बाद फिर फ्रूट्स आपने खाए लिए, और आप सीड्स की बात कर रही हैं। सीड्स में क्या होगा? सीड कोट होगा, कोटेडॉन होगा, एम्ब्रियो होगा। और याद रखो, सीड्स का डेवलपमेंट हमेशा ओव्यूल से होता है। डेवलप फ्रॉम ओव्यूल, डेवलप फ्रॉम ओव्यूल। और बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट तो बन सकता है, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के सीड नहीं बन सकता। यानी ओवल डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही होता है। तो हर सीड एक ओव्यूल रहा है, हर सीड एक ओव्यूल रहा है। हर डॉक्टर एक स्टूडेंट रहा है। जैसे आज आप स्टूडेंट हैं, आप कल डॉक्टर कहलाएंगे। तो हर सीड क्या रहा है? एक ओव्यूल रहा है। तो ओव्यूल डेवलप होकर सीड बनता है। अब अगर मैं पूछूं, मैंगो में हर बार एक ही सीड निकलता है, तो एक ओव्यूल रहा है। जितने भी सीड हैं किसी फ्रूट में, उतने ओव्यूल रहे होंगे। उससे कम तो ज़्यादा तो हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ओव्यूल फर्टिलाइज ना हुए हों। तो जितने सीड निकले, कम से कम तो ओव्यूल तो 100% उसमें मौजूद थे। ठीक है भाई साहब, तो सीड की बात चल रही है। अब देखिए सीड कोट। जो सीड कोट है उसका डेवलपमेंट इंटरगोमेंट से होता है, जो ओव्यूल का इंटो बाहर कवरिंग है। आपको याद है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ओव्यूल बाइटेक्निक होता है, एक बाहर का लेयर, अंदर का लेयर। तो जो बाहर का लेयर है उससे बनता है टेस्टा, और जो अंदर से बनता है टैगमेन, बैडमेन टैगमेन। तो सीड कोट के 2 लेयर होते हैं, दोनों चिपके रहते हैं, टेस्टा एंड टैगमेन। क्या बोलते हैं? टेस्टा एंड टैगमेन बोलते हैं। अब मैंने आपको कहा है कि आलमंड, बादाम भिगो दो, अभी क्लास के बाद भिगो देना, और उनको सुबह आप छीलोगे, तो छिलका आप हटाओगे, वो उसका सीड कोट है। उसके अंदर वो जो वाइट निकलेगा उसके वाइट होगा, उसका कोटेडॉन है। और उन्हीं कोट में बीच में एम्ब्रियो है।
अब जो आप आलमंड छिलका हटा रहे हो, बाहर का उसका वो ब्राउन है, अंदर से वाइट है। जो ब्राउन वाला पार्ट उसका, वो उसका टेस्टा है, और जो अंदर वाला पार्ट है वो उसका टैगमेन है, और दोनों चिपके हुए हैं, इसलिए आपको एक लग रहा है, लेकिन दो लेयर हैं जो आपस में फ्यूज्ड हैं, जो नाम दें टेस्टा और टैगमेन। और ये ड्राई होते हैं, डिहाइड्रेटेड होते हैं, जिसकी वजह से सीड में पैथोजेनिक अटैक नहीं होता, पैथोजन अटैक नहीं करते। और अगर ये मॉइस्ट होते, इनमें वाटर होता, तो फंगस हल्ला काट देती, उस पर ग्रो हो जाती। ठीक है, तो वो ड्राई होते हैं। लेकिन जो पोमग्रेनेट अनार है, उसका जो सीड है, उसका टेस्टा पार्ट जूसी है, बाहर वाला पार्ट जूसी है, टैगमेन तो उसका हार्ड है, ड्राई है, लेकिन जो टेस्टा वो जूसी है। तो पोमग्रेनेट का एक ऐसा एग्जांपल हमें मिल रहा है जिसमें टेस्टा जूसी होता है। कुछ ऐसे प्लांट जिनमें सीड कोट टेस्टा फाइब्रस होता है, जो कॉटन प्लांट है, कॉटन गोसिपियम लैटिन नेम है, उससे कॉटन रुई मिलती है, फाइबर मिलते हैं। तो जो वो फाइबर हैं वो उसके सीड कोट का टेस्टा पार्ट है। तो कुछ सीड्स में टेस्टा फाइब्रस होता है, और वो फाइबर कॉमर्स में हमारे इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे कॉटन प्लांट के। लेकिन हाँ, टैगमेन हमेशा हार्ड होता है, ड्राई होता है। अब जो कोटिडोन है, अगर मोनोकोट सीड है तो एक होगा, और डाइकोट है दो होंगे। और अगर मैं आप बात करूं समझाने के लिए, जो ग्राम चना होता है वो एक सीड है कंप्लीट, तो कंप्लीट सीड है। उसको आप रोस्ट करते भूनते हो, तो उसका ऊपर का छिलका उतर जाता है, फिर अंदर मजा सॉफ्ट सा निकलता है। तो आपने छिलका उतारा उसका, वो उसका कोटिडोन है। और जो अब आप खाओगे वो उसका कोटिडोन है। तो बहुत सारे सीड्स इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट हैं कि उनके कोटिडोन हम खाते हैं, उनमें न्यूट्रिशन है। और मैं बहुत बार बोल चुका कि कोटिडोन है, इनमें फूड स्टोर्ड है फॉर जर्मिनेशन के लिए। जब सीड जर्मिनेशन करेगा तो उस टाइम उसे न्यूट्रिशन चाहिए, अभी लीफ तो बनी नहीं उसमें। तो जो खाना जर्मिनेशन पे यूज़ करता है वो कोटिडोन का करता है। ठीक है। और अब मैं और बोलूँ आपको, आपके घर में दाल आती है, मम्मी की धुली लाना है, छिलके वाला लाना, छिलके वाला लाना। तो छिलके वाली जो है वो छिलका कोटिडोन है, और कोटिडोन हट गया तो धुली हुई होगी। धुलने मतलब नहीं कि उसको साबुन धो के उसमें वाश कर लाएंगे। धुली का मतलब ये होता है कोटिडोन हट गया। तो जो घर में साबुत कंप्लीट कौन सी दाल आती है, उड़द साबुत उड़द आते हैं, वो पूरा सीड है। फिर दो पार्ट में तोड़ दिया उसको, बिना सीड कोट काली दाल बन गई। और सीड कोट हटा दिया तो वाइट दाल हो गई, यानी वो धुली दाल हो गई। तो दालों को हम इसलिए खाते हैं पल्सेस में, क्योंकि उनका कोटिडोन न्यूट्रियस है। तो एक क्वेश्चन और मिल गया आपको, पल्सेस का हमारे लिए कौन सा पार्ट एडेबल है? वो उसका कोटिडोन है, कि उसमें रिजर्व फूड मटेरियल मौजूद होता है। और दालों कोटिडोन में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए दालें खाना अच्छी बात है। अब आप मैं बात करूँ वैसे समझाने के लिए, तो ये एक दो कोटिडोन के बीच में ही हमेशा क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। तो अगर आप ये दो कोटिडोन मान लिया आपने, और इनके बीच में ये एम्ब्रियो है, और ये कुछ ऐसे होता है, और इनके ऊपर सीड कोट होता है, ये प्रीम्यूल होगा और रेडिकल होगा, और ये कोटिडोन है। तो इनमें जब आप दालों को तोड़ देखना घर में, दालों क्या जो आप आलमंड भिगोगे अभी सुबह, जब इसको अलग करोगे तो एक साइड में थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट ऐसे दिखाई देगा आपको, वो उसका एम्ब्रियो। और यही नेक्स्ट जनरेशन है। हर सीड में दो जनरेशन होती हैं, एक पास्ट जनरेशन और एक फ्यूचर जनरेशन। जो पास्ट जनरेशन है वो ये है जो पेरेंट प्लांट ने बनाया टिश्यू, और फ्यूचर जनरेशन वो है जो नया प्लांट बनाएगी। तो एम्ब्रियो रिप्रेजेंट फ्यूचर जनरेशन, और जो बाकी टिश्यू है, कोटिडोन है, सीड कोट हैं, दैट रिप्रेजेंट टू द पास्ट जनरेशन। लेकिन एक क्वेश्चन वैसे बोल रहा हूँ ताकि आप दिमाग लगाएं, हालांकि एग्जाम से अलग है। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, उसके सीड में 3 जनरेशन होती हैं।
3 जनरेशंस। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये नेट सेट को आप खूब यूज़ करना है आज ये देखने के लिए कि साइकस सीड में 3 जनरेशन कौन सी हैं, और फिर आप ग्रुप पे पोस्ट करना है कि 3 जनरेशन ये हैं, और अगर आपको नहीं पता चलेगी तो फिर हम आपको बताएंगे साइकस के सीड में 3 जनरेशन कौन सी हैं, पास्ट और फ्यूचर तो पता ही है, एक कौन सी है। तो 2 जनरेशन हर सीड में है। तो सीड में एम्ब्रियो होता है, कोटिलेडोन होता है, और क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, और मेन पार्ट क्या है, एम्ब्रियो है। अब हम ये भी जानते हैं कोटिलेडोन में स्टोर्ड फूड है। अब वो हर प्लांट में किसी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में प्रोटीन है, किसी में लिपिड और फैट है। तो जो कोटिलेडोन है ये सबसे पहले प्लांट को न्यूट्रिशन, इनिशियल स्टेज में जनरेशन टाइम पे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और इसलिए हम कोटिलेडोन को फर्स्ट लीफ बोलते हैं, फर्स्ट लीफ ऑफ प्लांट, फर्स्ट लीव्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स लीफ जो होती हैं वो कोटिलेडोन की फॉर्म में होती हैं, और जब जनरेशन होता है तो कुछ प्लांट में कोटिलेडोन बाहर आ जाते हैं, ऐसे 2 दिखाई देते हैं, मोटे मोटे दिखाई, डार्क ठीक दिखाई देते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, वो फोर्स स्टार्ट करते हैं। अगर जनरेशन में कोटिलेडोन बाहर आ जाए मिट्टी से, दैट इज कॉल्ड एपीजियल जनरेशन, एपीजियल ऊपर आ जाना, और अगर नहीं आते, नीचे रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, तो बोलते हैं हाइपोजियल जनरेशन। तो हर सीड के 3 पार्ट में बता दिया आपको, सीड कॉट है, कोटिलेडोन है, और एम्ब्रियो फ्यूचर जनरेशन है, जाइगोट से बना है, और सीड के सारे पार्ट्स, हर सेल डिप्लॉयड होती है, सीड में कोई भी पार्ट हैप्लॉयड नहीं होता, एवरी सेल ऑफ सीड इज डिप्लॉयड। अब देखिए सीड फिर 2 तरह के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, on the basis of endosperm, basis of endosperm, on the basis of endosperm, seeds are of 2 types, दो तरह के सीड्स होते हैं। और मैं इसको समझा रहा हूं आपको कि 2 तरह शादी में आप जाते हो, आप एक शादी में लेट गए, 11 बज चुके थे क्योंकि किसी कारण से लेट पहुँचे, और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर खाना लगभग दी एंड था, ख़त्म हो चुका था, और वो बच्चा कुछ झकोल झुकाल ला के आपको रख दिया कि भैया देखो ये रखा, इस भगवान में ले लो, क्यों चाहिए, इसमें रखा है, खाना ख़त्म हो चुका था। कुछ दिन बाद दूसरा दिन गए, वहाँ पे आप लेट पहुँचे, लेकिन 11 साढ़े 11 बजे तक खाना लगा पड़ा था, बचा हुआ था। बल्कि जो होस्ट थे आपको बहुत नज़दीक थे, उन्होंने कहा कि भैया इस पर रसगुल्ले में पैक करवा दिए, घर जाना, बचे हुए कहाँ घर और काम आ जाएंगे। तो बिल्कुल ये एंडोस्पर्म का है। एंडोस्पर्म का जो मेन पर्पस है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराना है। ज़्यादातर सीड्स में एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते होते खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ सीड्स में एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी हो गया और एंडोस्पर्म बचा रह गया। तो एंडोस्पर्म खत्म हुआ या बच गया, उसके बेस पर 2 तरह के सीड्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सीड्स इनको बोलते हैं। नंबर 1 एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड, स्पर्मिक सीड। अगर सीड में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद बच गया, हैव एंडोस्पर्म, रिमेनिंग एंडोस्पर्म होता है, रिमेनिंग एंडोस्पर्म अगर बच गया तो वो एल्ब्यूमिनस कहलाता है, एंडोस्पर्म कहलाता है। और एग्जांपल कौन है इसका, वीट है। वीट, राइस का हम एंडोस्पर्म खाते हैं, राइस से एंडोस्पर्म खाते हैं, वीट है। और इसमें मेज है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, बार्ले जौ है। इन सब में एंडोस्पर्म बचा रहता है और इसलिए
इन सब के सीड कैसे हैं? इन सब के सीड जो हैं वो एल्ब्यूमिनस हैं, खाना बचा हुआ है। तो क्लेरो एल्ब्यूमिनस सीड में एंडोस्पर्म बचा रहेगा। हर सीड में प्रोटीन तो होगा ही होगा, ये फैक्ट है, वो तो उसका एक एसेंशियल पार्ट, लेकिन कुछ सीड में उसके साथ साथ एंडोस्पर्म भी हो सकता है। दूसरे हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। सेकंड टाइप क्या है? नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक। खाना खत्म हो गया, एंडोस्पर्म खत्म हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक, और इनको हम एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। नो रिमेनिंग एंडोस्पर्म, बचा हुआ नहीं है, नो रिमेनिंग एंडोस्पर्म नहीं बचा, डेवलपमेंट पूरा यूज हो गया, नहीं बचा है, इनमें रिमेनिंग एंडोस्पर्म नहीं है, पूरा डेवलपमेंट यूज हो गया। और एग्जाम्पल कौन है इसका? इसका एग्जाम्पल है पी मटर एंड ग्राउंडनट, मूंगफली एक्सेट्रा, ग्राउंडनट एंड आलमंड एक्सेट्रा। इन सब में क्या होता है? इन सब में एंडोस्पर्म नहीं होता, दे डोंट हैव एंडोस्पर्म। तो ये दो तरह के सीड और हो गए, और किस बेस पे हुए हैं? इनका जो बेस है, और वो बेस कहलाता है क्या? दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर है। तो बहुत सारे सीड ऐसे में नहीं होता और बहुत सारे जिनमें होता है। तो ये हमने सीड की बात करी। तो हमने फ्रूट की बात की, सीड की बात की। हम फ्रूट्स भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं। और अब कल इसमें लास्ट टॉपिक छोटे बच्चे, पेरिस्पर्म बचा हुआ है, सी डोमेंसी बचा हुआ है, एपोमिक्सिस है और पोलिएम्ब्रियोनी है। और टुमारो विल बी लास्ट डे ऑफ दिस लेसन, और सैटरडे में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द लेसन, और फिर हमारे 2 लेसन बिल्कुल परफेक्टली पूरे हो जाएंगे। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास के बाद इसको अच्छी तरह से फिर लर्न करके देखेंगे। कोई पॉइंट आपको नहीं पकड़ में आया तो उसको आप पूछेंगे, किसी तरह से डायरेक्ट पूछें या व्हाट्सएप पे पूछें। और अगर किसी बच्चे को PDF चाहिए, कोई ऐसा बच्चा जो हमारे ग्रुप में नहीं है, PDF चाहिए, तो इस नंबर पर नोट कर लें, इस नंबर पर 94116668 वाला लिखूँगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इस नंबर पर अपना नाम लिखिए और कह दें कि मुझे PDF भेज दो, उसे भेज देंगे या ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो 9411666865 ये मोबाइल नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। इस नंबर पे हम आपको PDF, अगर आप रिक्वेस्ट क्या आप बोलते हो, रिक्वेस्ट नहीं बोल रहे तो आप रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, आपको सीधे कहने का आप भेज दो, हम भेज देंगे। तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन के साथ अब हम फिर से क्लास को क्लोज कर रहे हैं, और इस वादे के साथ कल फिर हंसते खेलते मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर द डे, सी यू टुमारो।